नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी लोग फटाफट आ जाइए और आज का सेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है उसमें राजनीतिक विज्ञान के 2-3 टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि नीतियाँ, शासन, सुशासन और प्रशासन। ये सारे टॉपिक यूनिट 10 पार्ट में इसका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। अब 10वें पार्ट में देखेंगे तो लास्ट में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है नीतियाँ, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नीतियाँ, शासन और प्रशासन, ये टॉपिक दिया गया है। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो बात करने वाले हैं शासन को लेकर के। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट आ जाइए। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। उच्च शिक्षा प्रणाली ये 10वां यूनिट है और इस 10वें यूनिट में जो लास्ट में टॉपिक है शासन, प्रशासन और नीतियाँ, उसमें से हम आज यहाँ बात करने वाले हैं, उस टॉपिक को लेकर के आए हैं। इसके पहले अपने और बात की थी। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं शासन की। इसकी बात करने वाले हैं शासन। ठीक, इसकी बात करने वाले हैं शासन की बात करने वाले हैं कि शासन यानी गवर्नेंस जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब क्या होता है, इसमें हम उसके बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, सभी लोग फटाफट आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर इसके बारे में हम बात करें, शासन के बारे में अगर बात करें, ये होता क्या है कि राज्य व्यवस्था में, पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में नॉर्मली जो होता है सरकार की जगह जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मली इसमें प्रशासन में क्या होता है, शासन में क्या होता है, पहले शासन शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे, सरकार शब्द इस्तेमाल करते थे। नॉर्मली हम लोग शासन की जगह सरकार शब्द जो है, गवर्नेंस या गवर्नमेंट, ये शब्द जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वर्तमान युग में सरकार के बजाय जो है शासन शब्द का प्रयोग होने लगा है। कि ये शासन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, शासन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है शासन का, इस शासन का शाब्दिक अर्थ होता है संचालन। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संचालन होता है। क्या होता है? संचालन होता है। और साथ ही साथ क्या होता है? नीतियों का निर्णय। ठीक है, पॉलिसीज का डिसीजन लेना, ये नीति निर्णय। तो शासन का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ जो इसका होता है वो होता है संचालन। सर आवाज़ घरघरा से याद आ रही है बहुत। देखो यार, उससे बोला आवाज़ का इशू हो रहा है, देखो चेक कर देखें। ठीक है, सिर्फ हम दिखाते हैं। ठीक, तो शासन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संचालन, यानी नीतियों का निर्माण करना। नॉर्मली पहले इसमें एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि शासन का मतलब क्या होता है। तो शासन का मतलब होता है संचालन या और नीतियों का निर्माण, ये होता है शासन का मतलब। शासन शब्द के बारे में बात कर रहे हैं कि शासन के अगर विशिष्ट रूप से बात करें तो शासन एक व्यापक शब्द है। गुड इवनिंग अमृता जी। शासन क्या है? एक व्यापक शब्द है, इसमें सरकार होती है। शासन शब्द जब इस्तेमाल करते हैं तो पहले बात तो ये जान लीजिए, ये एक बहुत ही व्यापक शब्द होता है। और इस व्यापक शब्द में जो जो चीज़ें आती हैं, जैसे शासन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आपका सरकार तो हो गया, सरकार के अलावा गैर सरकारी संगठन भी आते हैं। क्या आते हैं? गैर सरकारी संगठन और आम सहभागिता। आम सहभागिता से मतलब आम लोगों की सहभागिता। जब भी शासन से आवाज़ देखो सही आ रही है। ठीक है, तो शासन जो शब्द है आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, शासन शब्द में ये सारी चीज़ें आती हैं। जब भी शासन शब्द इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है संचालन और नीतियों का निर्णय करना। और इसमें सरकार के अलावा जो अदर गैर सरकारी संगठन होते हैं, जो आम जनमानस होता है, आम आदमी जो होता है, उसकी सहभागिता भी क्या होती है, इसमें आती है। किसमें? शासन में। ये भी इसमें आती है। ठीक है, तो शासन का मतलब जो होता है ये होता है। अब शासन को लेकर के जो बात करते हैं
जब हम शासन की बात करते हैं तो शासन का मतलब तो आप समझ गए, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं शासन के प्रकार के। हम किसके बारे में बात करेंगे? शासन के प्रकार के, और एक एक प्रकार के बारे में जानेंगे कि इस शासन का मतलब क्या होता है। ठीक, सबसे पहले मैं बात करते हैं शासन के प्रकार, टाइप ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। शुरू से लेकर के अब तक का, एक से लेकर के लास्ट तक बताऊंगा, मतलब प्राचीन काल से लेकर के आज तक सब इसमें, सब इसे बताएंगे शासन के प्रकार, ठीक है। शासन के प्रकार में कौन कौन चीज़ें आती हैं हम एक एक करके सब देखेंगे। तो चलिए अब शासन का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि संख्या के आधार पर शासन का वर्गीकरण किया जाता है। संख्या के आधार पर शासन का वर्गीकरण होता है। किस आधार पर होता है? संख्या के आधार पर शासन का वर्गीकरण, संख्या के आधार पर शासन का वर्गीकरण। जब हम संख्या के आधार पर शासन का वर्गीकरण करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, चलिए देखते हैं कि संख्या के आधार पर शासन कैसे होता है। शासन का मतलब संचालन कैसे होता है, नीतियों का निर्णय कैसे लिया जाता है। तो संख्या के आधार पर शासन क्या होता है? देखिए, नंबर के बिहाफ पे जब हम शासन को देखते हैं, इसमें आपका जो आता है सबसे पहले, जैसे पहले क्या होता था? राजशाही शासन होता था। कौन सा शासन होता था पहले? राजशाही शासन होता था। कौन सा शासन? राजशाही। तो राजशाही शासन आप जानते होंगे, इसमें यह जो है, या इस प्रकार के शासन में जो नीति निर्णय लिया जाता था, पॉलिसी को बनाने का काम जो किया जाता था, इसमें किसके माध्यम से होता था? एक व्यक्ति के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से? एक व्यक्ति के माध्यम से होता था। जो राजा होता था वही इसमें क्या होता था? सर्वे सर्वा होता था, और उसी के वही डिसीजन बनाता था, सारी पॉलिसीज वही क्लियर करता था। तो पहले क्या होता था? राजशाही शासन व्यवस्था होती थी, ठीक है, वही राज्य का मुखिया होता था। दूसरा जो होता है, एक आप देखते होंगे, दूसरा जो होता था इसमें शासन जो होता था, आप देखोगे इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो राजशाही शासन का मतलब भी आप समझते हैं। एक होता था पहले कुलीन तंत्र का शासन। मैं शुरुआत से एकदम स्टार्ट से बता रहा हूँ मैं। कुलीन तंत्र का शासन, जब कुलीन तंत्र शासन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता था? कुछ लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन होता था। कैसा शासन होता था? कुछ लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन होता था। कुछ लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन, ये कुछ लोगों के द्वारा किया जाता था। कुछ लोग वो होते कौन थे? वो कुछ लोग होते कौन थे? तो यार बता दें, इसमें जो कुछ लोग होते थे वो प्रायः जो होते थे अमीर लोग होते थे। कुलीन का मतलब ही होता है धनी वर्ग के लोग या अमीर वर्ग के लोग। तो ये अमीर वर्ग होते थे, इन्हीं के द्वारा शासन किया जाता था। तो सब कुछ इन्हीं के आधार पे होता था, ठीक है, ये होता था। इसके अलावा और शासन के प्रकार जो हम देखते हैं कि शासन के प्रकार में और कौन से शासन आते हैं, तो जैसे आप लोग देखते होंगे कि अभिजात तंत्र, आप अक्सर नाम सुनते होंगे इसका, अभिजात तंत्र का मतलब ही होता है शासन। तंत्र का मतलब ही होता है शासन। आप लोकतंत्र पढ़े हैं ना, लोकतंत्र की परिभाषा आपको याद होगी कि लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बनता है, लोक प्लस तंत्र, जिसमें लोक का मतलब होता है जनता से और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी जनता का शासन। तो तंत्र का मतलब ही होता है शासन। तो एक शासन ये भी होता था अभिजात तंत्र। अभिजात तंत्र शासन का मतलब क्या होता था? इसमें भी क्या होता है? कुछ लोगों द्वारा किया गया शासन होता है। विशेषता छोटे शासक वर्ग द्वारा शासन की बागडोर संभाली जाती थी। छोटे शासक वर्ग द्वारा, इसके द्वारा छोटे शासक वर्ग द्वारा शासन की बागडोर संभाली। छोटे शासक, ठीक है, इसमें क्या हो? छोटे शासक और शासन की बागडोर देखी जाती थी, संभाली जाती थी, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। मतलब होता क्या है इसमें?
जब शासक जो होता था बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, सीनियर नहीं होता था, अल्प वयस्क होता था, तो गद्दी तो बैठता था एक तरीके से, लेकिन छोटा शासक वर्ग द्वारा इस शासन की बागडोर संभाली आती थी, छोटे शासक वर्ग द्वारा। तो ये अभिजात, इसमें भी कुछ लोग मिलकर शासन करते थे, कुछ लोग मिल करके शासन करते थे, इसे बोला जाता था अभिजात वर्ग। ये व्यवस्था पहले प्राचीन व्यवस्था देखें तो प्राचीन समय में ग्रीस में देखने को मिलती थी ये व्यवस्था अभिजात तंत्र की। फिर इसके बाद और शासन व्यवस्था फिर आई, इसके बाद अभिजात तंत्र के बाद एक शासन व्यवस्था होती है लोकतंत्र। कौन सी होती है? लोकतंत्र होती है। कौन शासन व्यवस्था? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। अब इस लोकतंत्र में आप सभी जानते हैं इसमें शासन व्यवस्था कैसे होती है, आप सभी को पता होता है जन सहमति द्वारा किया जाने वाला शासन होता है। कौन सा शासन होता है? जन सहमति द्वारा किया जाने वाला शासन। ठीक है, जन सहमति द्वारा किया जाने वाला शासन होता है। आज भी हमारे देश में यही देखने को मिलता है, भारत देश में ये लोकतंत्र कहलाता है। तो जन सहमति मतलब जहां जनता सहमति के आधार पे, वोटिंग के आधार पे अपने सरकार का, अपने नेता का क्या करती है? चुनाव करती है। तो आम सहमति द्वारा किए जाने वाला शासन होता है ये। ठीक है, ठीक, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या होते हैं, शासन के प्रकार होते हैं। तो अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको देखना है वो देखना है लोकतांत्रिक शासन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको देखना है वो देखना है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन के बारे में हम बात करें तो इसमें शासन वर्ग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, गवर्नेंस जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, शासन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और बेहतरीन करने के लिए, इसको अच्छे से संचालित करने के लिए यहाँ पे शासन की जगह जो है अब एक वर्ड जो है हमारे बीच में इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी लोग इस चीज़ को जानते होंगे, जिसका नाम सुने होंगे, गुड गवर्नेंस। नाम सुना होगा आप लोगों ने, गुड गवर्नेंस। हम गुड गवर्नेंस के बारे में भी इसमें देखेंगे, सुशासन के बारे में भी इसमें देखेंगे। तो शासन के प्रकारों में जो ये प्रकार हमने देखे, ये जो शासन के प्रकार हो गए। अब इसी में जब हम सुशासन देखेंगे, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस को देखेंगे, तो सुशासन के प्रकार को भी इसमें देखेंगे। लेकिन शासन से संबंधित और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं। आपने देखा कि शासन शब्द का अर्थ होता है संचालन, नीति का निर्णय करना, ये शासन शब्द होता है। और इसमें सरकार के अलावा और जितने भी गैर सरकारी संगठन होते हैं और जितने आम लोग होते हैं, उन आम लोगों की सहभागिता भी इसमें क्या होती है? शामिल होती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जो राज्य है, गुड इवनिंग अवधेश जी, जो राज्य है, राज्य शब्द का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअली किसी स्टेट से मैं नहीं कह रहा हूँ। राज्य शब्द का मेरा तात्पर्य यहाँ से एक देश से है। जैसे आप लोग भारत देश का संविधान जब आप पढ़ते हो तो अनुच्छेद 12 में 12 से 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। लेकिन मूल अधिकार हम नॉर्मली पढ़ते कहाँ है? 14 से लेकर के 32 तक। 12-13 में भी कुछ चीज़ें होती हैं ना। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। कहा गया है कि संविधान के भाग 3 में जिस राज्य का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, भाग 3 में राज्य शब्द का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उस राज्य शब्द के अंतर्गत केंद्र की सरकार, संसद, राज्य की सरकार, विधानमंडल, प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी भी इसमें आते हैं। ये चीज़ें इसमें होती हैं शासन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है राज्य शब्द में आती हैं। यहाँ पे राज्य का मतलब किसी इंडिविजुअल एक देश से नहीं है, किसी इंडिविजुअल एक देश से नहीं है। राज्य का मतलब कंप्लीट देश से है। ठीक है, तो यहाँ हम शासन की बात कर रहे हैं तो आप लोग देखे होंगे कि परंपरागत रूप में राज्य जो होता है, परंपरागत रूप में अगर आप देखेंगे राज्य द्वारा क्या होता है, विधि व्यवस्था के निर्माण का कार्य किया जाता है। कि राज्य क्या करती है? विधि व्यवस्था का निर्माण करती है। विधि व्यवस्था का निर्माण मतलब कानून का निर्माण करने का काम करती है। परंपरागत रूप में देखा जाता था। धीरे धीरे राज्यों में, देशों में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ
और आगे चल के कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इन सभी चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाने लगी। यानी एक तरीके से जो शासन व्यवस्था थी राज्य में, उसमें परिवर्तन होने लगा। पहले क्या होता था, भैया कानून बना रहे हैं, कानून का पालन आपको करना है, नहीं करोगे दंड का प्रावधान है। लेकिन जब इसमें व्यापक तौर पर परिवर्तन होने लगा तो कुल मूलभूत चीज़ें भी इसमें ऐड की जाने लगी, जैसे कि शिक्षा हो गया, आवास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें जोड़ी जाने लगी। कहा कि भाई ये सारी चीज़ें आम जन के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इसका होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है। तो जब ये चीज़ें होने लगी तो धीरे धीरे शासन जो होने लगा वो बदलने लगा, शासन से बदल कर किस में कन्वर्ट होने लगा, सुशासन में, कि इसे हम लोग बोलते हैं गुड गवर्नेंस। धीरे धीरे इस चीज़ें देखने को मिलने लगी। ठीक है, अब जब सरकार शासन व्यवस्था के अंतर्गत आम जनमानस को ये स्वास्थ्य, ये सुविधाएं, ये शिक्षा सुविधाएं, ये आवास की सुविधाएं, जब ये सारी सुविधाएं आम जन को मिलने लगी तो सरकार और नागरिकों के बीच में पहला संबंध जो है इन्हीं के द्वारा होता है, सुविधाओं के द्वारा होता है, कि सरकार यानी शासन के माध्यम से हमें ये चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं आम जनमानस को, आम व्यक्तियों को। इसी सुविधाओं के माध्यम से आम जनमानस और शासन के बीच में सबसे पहले क्या होता है, संबंध स्थापित होता है। ये इसी सुविधाओं के माध्यम से होता है। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे क्या होने लगा, शासन व्यवस्था सुशासन की ओर जो है बदलने लगी। ठीक है, चलिए रनुमा जी, ये इसी नेट JRF की फर्स्ट पेपर की क्लास है। अभी आप लोग क्लास 5 बजे चलेगी, 5:30 बजे इसके बाद। ठीक है, ये होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें स्थापित होने लगी। अगर सरकार लोगों की अपेक्षा को नहीं पूरी कर सकती है तो नागरिक समाज द्वारा सरकार का इस शासन व्यवस्था का विरोध भी किया जाता है कि आज इसकी सरकार तो बड़ी खराब है, ये शासन व्यवस्था तो बड़ी खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। सरकार द्वारा संपादित कार्यों में निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की सहभागिता ही क्या होती है, शासन कहलाती है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के शासन व्यवस्था में जब पहले चीज़ें परंपरागत रूप से और होती थी, अब परिवर्तन होने लगा है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं शासन व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की जाने लगी हैं, जिससे सरकार और आम जनमानस का आपस में संबंध स्थापित होता है। तो कहीं ना कहीं शासन जो है सुशासन की ओर अब क्या होने लगा है, कन्वर्ट होने लगा है। तो शासन तो आपने ये देखा कि ये चीज़ें होती हैं। सुशासन क्या होता है, लगे हाथ इसको भी इसी में देखते हैं कि भाई ये सुशासन क्या होता है। ठीक है, सुशासन क्या होता है, देखिए आप लोग अक्सर इंग्लिश में इसका वर्ड सुने होंगे, गुड गवर्नेंस। सुशासन शब्द जब आता है इसका मतलब होता है गुड गवर्नेंस। देखिए सुशासन के द्वारा नागरिक समाज जो होता है प्रभावशाली रूप से शासन पर नियंत्रण बनाए रखता है सुशासन के माध्यम से। यानी इस सुशासन के माध्यम से जो नागरिक समाज होता है, जो नागरिक समाज होता है ये क्या करता है, शासन पर नियंत्रण स्थापित करता है, स्थापित किए होता है सुशासन के माध्यम से। जो आम जनमानस लोग होते हैं ये होता है। नहीं 22 का तो आ गया, 23 का भी कुछ कंफर्म नहीं है आंसर में। ठीक है, अभी डेट नहीं आई है लेकिन डेट आई इसकी भी जल्दी। तो सुशासन क्या करता है, शासन पर नियंत्रण बनाए रखता है नागरिक समाज द्वारा प्रभावी रूप से। ठीक है, वर्तमान में शासन को सुशासन के रूप में परिवर्तित करने पर बल दिया जा रहा है और सुशासन शब्द का प्रयोग विश्व बैंक द्वारा किया गया था। इसके द्वारा जब वर्ल्ड बैंक ने सुशासन शब्द का इस्तेमाल किया वर्ल्ड बैंक ने, तब से इसकी लोकप्रियता में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। जब वर्ल्ड बैंक ने खुद शासन की जगह सुशासन शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तब से इसकी लोकप्रियता में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। सुशासन को कई रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं। इस सुशासन को हम कई रूपों में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर। सुशासन को कई रूपों हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। सुशासन को निम्नलिखित रूपों में
व्यक्त कर सकते हैं। किन किन रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं सुशासन को? देखिए कौन कौन से रूप हैं। जिस सबसे पहला शब्द आता है सरल। सबसे पहला शब्द आता है यहाँ पे सरल। दूसरा शब्द आता है नैतिक। ठीक है, नैतिक, जवाबदेही और जवाबदेही चौथा एक तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए उत्तरदायी। और पांचवा जो है वो है पारदर्शिता। क्या है? पारदर्शिता। ये अगर आप देखेंगे सुशासन को निम्नलिखित रूपों में भी क्या होता है, हाँ बिल्कुल होते चलेगी। सुशासन को निम्नलिखित रूपों में क्या होता है, व्यक्त किया जाता है। इसको व्यक्त कर सकते हैं सरल, नैतिक, जवाबदेही, उत्तरदायी और पारदर्शिता। इन रूपों में ही व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सरल। कौन सा वर्ड लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे वर्ड लिखा है सरल। अब सरल क्या होता है? सरल का मतलब होता है सिंपल। ठीक है, सरल का मतलब होता है सिंपल, अर्थात शासन जो है सरल होना चाहिए और इसमें बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रियाएं जो है नहीं होनी चाहिए। सरल से मतलब ये होता है कि शासन जो है बहुत ही सरल होना चाहिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। एकदम जटिल बना दिए, मकड़ी के जाले की तरह उलझे पड़े हुए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और शासन का उद्देश्य जो होता है परिणाम अर्जित करना है, परिणाम अर्जित करना है, प्रक्रिया पर बल देना नहीं। शासन का एक टारगेट होता है कि हमको परिणाम अर्जित करना है, हमको जो है जो काम हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको वो देखना है, क्या प्रक्रिया है उसको चीज़ को नहीं देखना है। यहाँ पे सरल तरीका पाना चाहिए, शासन सरल तरीके से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जटिल जो है नहीं होना चाहिए। नैतिक जैसे लिखे हैं मोरल, इसमें क्या होता है शासन में भाग लेने वाले पदाधिकारियों का इसमें बताया गया है कि शासन व्यवस्था में भाग लेने वाले जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जितने भी पदाधिकारी होते हैं शासन व्यवस्था में भाग लेने वाले, उनका नैतिक दायित्व होता है। नैतिक दायित्व है कि वे आम जनता के लिए सुलभ रहें और उनकी ईमानदारी से सेवा करें। आम जनता के लिए सुलभ रहे। आम जनता के लिए सुलभ होने का मतलब जो शासन व्यवस्था में जो पदाधिकारी काम करते हैं वो नैतिक रूप से ईमानदार हों, ठीक है, मोरल तरीके से हों और आम जनता जो है उसकी ईमानदारी से क्या करें, सेवा करें, ये बताया जाता है। तो सुशासन का एक रूप जो है ये भी होता है। जवाबदेही तीसरा में लिखा है, इसमें होता है कि शासन जो होता है इसके अंदर बताया गया है कि जो शासन है उस शासन को आम जनता के प्रति क्या होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। क्या बताया गया है कि शासन को आम जनता के प्रति क्या होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। आम जनता जो है वो जो होगी शासन जो है आम जनता के प्रति जवाबदेह होगा, यानी जो सरकार है जो काम कर रही है वो आम जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। ये भी एक सुशासन का रूप होता है। उत्तरदायी आप देख रहे हैं, शासन जो होता है इसमें आम लोगों के प्रति अनुक्रियाशील होना चाहिए। ठीक है, अनुक्रियाशील होने का मतलब जो है जो आप काम कर रहे हो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप शासन व्यवस्था में हैं, आपको ये काम करना ही करना है, आपको ये काम करना ही करना है। तो उसको इसका मतलब उत्तरदायी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। पारदर्शिता मतलब क्या होता है, पारदर्शिता को ट्रांसपेरेंट, अर्थात शासन में गोपनीयता को दूर करके पारदर्शिता का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, अर्थात शासन व्यवस्था द्वारा जो संचालित कार्य होते हैं उसके डिसीजन जो होते हैं आम जनता के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि सरकार जो काम कर रही है उसको गोपनीय तरीके से ना करके आम जनता के सामने क्या करेगी, उसको क्या करेगी, रखेगी, प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने लाएगी। तो पारदर्शिता होना भी चाहिए। तो सुशासन को निम्नलिखित रूपों में भी यहाँ पे हम व्यक्त कर सकते हैं, सरल, नैतिक, जवाबदेही, उत्तरदायी और पारदर्शिता। ठीक है, ये होता है। आगे चलते हैं। सुशासन में अगर हम बात करें, सुशासन के कई आयाम भी होते हैं। उन आयामों को हम जानते हैं।
सुशासन के आयाम क्या होते हैं, उन आयामों को जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं सुशासन के आयाम। जब हम बात करते हैं यहाँ पे सुशासन की, तो सुशासन के आयाम, ठीक है, सुशासन के आयाम क्या होते हैं इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सुशासन के आयाम, गुड इवनिंग, क्या नाम है, अंकन यादव जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए सुशासन के हम आयाम देखते हैं। आयाम क्या होता है, आयाम समझते हैं, डायमेंशंस इंग्लिश से बोलते हैं, डायमेंशंस। सुशासन के आयाम कौन कौन से होते हैं, डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नमस्कार अभिनव शुक्ला जी। तो कौन कौन से आयाम होते हैं, देखिए आयाम की बात करें तो इसके जो आयाम बताए गए हैं, प्रशासनिक आयाम, आर्थिक आयाम और सामाजिक आयाम। कौन कौन से आयाम बताए गए हैं, अभी होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। प्रशासनिक आयाम, प्रशासनिक आयाम ये एक होता है। दूसरा होता है आर्थिक आयाम, ये दूसरा होता है। और यहाँ पे एक तीसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक आयाम, ये तीसरा होता है। तो प्रशासनिक आयाम, आर्थिक आयाम और सामाजिक आयाम, यहाँ पे तीन शब्द आ रहे हैं। तो सुशासन के आयाम, इसके जो डायमेंशंस होते हैं ये तीन बताए गए। गुड इवनिंग नीलमानी जी, तीन आयाम बताए गए हैं। तीनों आयाम कौन कौन से हैं, देखिए प्रशासनिक आयाम क्या होते हैं, देखिए इसमें बताया जाता है कि जो शासन होता है, ठीक है, शासन होता है, ये शासन उत्तरदायी, इसको ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, शासन जो है उत्तरदायी, पारदर्शी, ठीक है, न्यायपूर्ण, कुशल, आम और आम सहमति पर आधारित विधि का शासन होना चाहिए। आम सहमति पर आधारित विधि का शासन जो है होना चाहिए। ये इसका एक आयाम, एक डायमेंशन है इसका। इससे क्या होता है, प्रशासन बहुत प्रभावी हो सकता है, ठीक है भाई। मेरा जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप संस्था के नंबर पर फोन करके संपर्क करें, हम क्षमा चाहेंगे, इसके बारे में मुझे सच में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन चलिए ठीक, हम पता करके आपको बताते हैं, मैसेज करवाते हैं आपको, ठीक है। एक ये हो गया। प्रशासनिक आयाम ये होता है उत्तरदायी, पारदर्शी, न्यायपूर्ण, कुशल, आम सहमति पर आधारित विधि का शासन होना चाहिए। सुशासन का एक आयाम जो प्रशासनिक आयाम होता है, इससे बताया जाता है कि सुशासन होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए, यानी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि भैया हम आपके प्रति उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। पारदर्शी होना चाहिए, मतलब जो बातें मैंने अभी आपको इसके पहले बताई कि इसमें जो है कोई भी काम छुपा के नहीं करना चाहिए। न्यायपूर्ण तरीके से, बिना किसी के साथ भेदभाव किए बिना, कुशल तरीके से और आम जनमानस की सहमति पर आधारित विधि का शासन होना चाहिए। यानी ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों के खिलाफ हो, लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता हो। निधि सिंह जी गुड इवनिंग। जो लोगों के अधिकारों का क्या करता हो, उल्लंघन करता हो, ऐसा शासन जो है नहीं होना चाहिए। तो प्रशासनिक आयाम ये होते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे, दूसरा होता है आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम क्या होता है, निजीकरण को बेहतर रूप से आगे ले जाया जाए और कारपोरेट घरानों के ऊपर नियंत्रण हेतु कानून आवश्यक है, इसे बताया जाता है कि
निजीकरण को बेहतर रूप से आगे ले जाना चाहिए। इसमें बताया जाता है आर्थिक आयाम क्या होता है। जो कभी भी शब्द आर्थिक आय, फाइनेंस आय, वित्त आय, इकोनॉमिक्स आय, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन पैसे से संबंधित होता है, मिलता जुलता है। तो इसमें यह बताया जाता है आर्थिक आयाम में कि निजीकरण को बेहतर रूप से आगे ले जाया जाए। ठीक है, निजीकरण को बेहतर रूप से आगे ले जाना कि प्राइवेटाइजेशन को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना। और जो कारपोरेट घराने होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके ऊपर नियंत्रण हेतु कानून आवश्यक है। इतना बड़ा बिजनेस उनका अंबानी अडानी टाइप का, तो उनके ऊपर इतना बड़ा बिजनेस है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी कर सकते हैं। उस कारपोरेट घरानों पर भी क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना आवश्यक होना चाहिए। साथ ही उनका सामाजिक उत्तरदायित्व भी निर्धारित होना चाहिए कि भैया आप बहुत बड़े कारपोरेट घराने से हो, इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन आपका भी समाज के प्रति कुछ दायित्व है। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग मनमाफिक दाम बढ़ा दो। इसे देखिए सरकार उस पर नियंत्रण रखती है, कोई भी चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं बढ़ा सकते। जब 5 रुपये का बिस्कुट 5000 का कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें आर्थिक आयाम में सबसे बेहतरीन चीज़ बताती है जो कि सरकार और निजी उद्यमों के भागीदारी को बेहतर बनाना चाहिए। सरकारी और निजी उद्यम जो होते हैं, सरकारी आप कह सकते हैं सरकार और निजी उद्यमों के बीच संबंध बेहतर बनाने चाहिए, संबंध बेहतर होने चाहिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है, दोनों सेक्टरों के बीच में संबंध बहुत बेहतरीन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि डिस्प्यूट्स हैं, मतभेद हैं और फिर समस्याएं होती चली जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होना जो है बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, ठीक, बेहतर ये हो सरकार और निजी उद्यमों के बीच भागीदारी को बेहतर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आर्थिक आयाम में एक बात बताई अभी आती है कि कारपोरेट घरानों द्वारा जो लाभ होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके द्वारा जो प्रॉफिट होता है, उसका एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए भी देना चाहिए, जैसे कि रतन टाटा टाइप के लोग। आर्थिक आयाम हो गया। तीसरा होता है सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम क्या होता है? एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं अंक यादव जी, एग्ज़ाम कब होगा इसका कोई आइडिया मुझे नहीं है। जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। सामाजिक आयाम क्या होता है? देखिए, सामाजिक आयाम का मतलब होता है इसमें नागरिक समाज और सुशासन दोनों आते हैं। इसमें कौन आता है? नागरिक समाज और सुशासन दोनों आता है। कौन आता है? नागरिक समाज और सुशासन जो है इसमें दोनों आता है। अब इसमें होता क्या, देखिए, सुशासन का अभिप्राय केवल प्रशासनिक कुशलता तक का निर्माण करना ही नहीं है। सुशासन का मतलब ये नहीं होता है कि सब प्रशासनिक कुशलता का निर्माण करें, बहुत बेहतरीन तरीके से काम को करें। सिर्फ इसका काम वही नहीं होता है कि भैया बहुत बेहतरीन तरीके से हम काम करते हैं, ना ना ना, सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका सामाजिक पहलू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामाजिक पहलू के बारे में अगर बात करें कि व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। इसे बताते हैं कि व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, ये होता है। इसके अलावा जो गरीबी होता है, कुपोषण होता है आदि ETC, इन सभी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूर करने का प्रयास करना चाहिए कि व्यक्तियों सिर्फ भैया प्रशासनिक कुशलता को एक्सपर्ट नहीं करना है। समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, गरीबी है,
ठीक है, विषमता है, कुपोषण है, इन सभी को दूर करना चाहिए। बेहतर बनाने के लिए एक जो समाज होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए, और समाज में शामिल वे व्यक्ति होते हैं समाज के भलाई के लिए काम करें। ठीक है, भले ही वो सरकार के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन समाज की भलाई के लिए काम करें, मतलब एक सामाजिक आयाम कि आप पॉलिटिक्स में नहीं हैं, आप कोई अधिकारी नहीं हैं, एक आप आम आदमी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे कोई आदमी मार के बहा दिया गया आप देखें इग्नोर कर दें। आप उसको फोन करके पुलिस को बता सकते हैं सर यहाँ पे बॉडी बहाई गई है। ठीक है, आप कोई शंका कोई चीज़ होती है कि यहाँ पे ये कुछ हो सकता है, आपको कोई सूचना मिलती है आप उसको पुलिस को बता सकते हैं। कोई बीमार होता है उसको हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं, तमाम चीज़ें होती है। ये नहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया तो खड़े होकर के आप वहाँ पे वीडियो बनाने लगे कि नहीं, पहले देख लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके बाद स्टेटस लगाते हैं एकदम घुट के मरता हुआ एक व्यक्ति। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, पहले ये सारी चीज़ें जो होती थी ये नहीं होती थी। पहले के लोग बड़े जागरूक होते थे, आज लोग बदलते जा रहे हैं। पहले के लोग होते ना, पड़ोस के घर में चोरी करने कोई आता है ना तो दूसरा बंदा, पहले होता था ना कि हमारे घर में कोई चोरी करने आया, उसने एक आवाज़ लगाई, आसपास से पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते थे। अब क्या है, पड़ोस में चोरी हो रही है, चिल्ला भी रहा है भैया बचाओ बचाओ, मजाल है कि बगल वाला निकल के चला है सामने, कहेगा अब हमसे क्या मतलब है। ये समाज का बदलता हुआ रूप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जागरूक नागरिक होने के नाते जब भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको भी समाज के एक हिस्सा होने के नाते सरकार की सहायता करनी चाहिए, ये होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है बताई जाती हैं। तो सुशासन के आयाम में ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये क्या थे, सुशासन के आयाम थे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं यहाँ से रिवाइज कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, इसको अच्छे से याद रखिए। देखिए बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे शासन, ये सबसे पहले बात तो शासन का अर्थ याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आप लोगों के कि शासन का अर्थ क्या होता है, तो शासन का अर्थ होता है संचालन या नीतियों का निर्माण करना, नीतियों का निर्णय। तो नीतियों का निर्णय कैसे होता है शासन, अब आपको मैंने इसके पहले क्लास में पब्लिक नीति से बताया था कि शासन व्यवस्था में नीतियों के निर्माण में सरकार भी आती है, आपको याद होगा। उसमें मैंने बताया था मंत्री परिषद भी उसमें आता है, मिनिस्टर्स भी उसमें आते हैं, ये सभी लोग उसमें आते हैं। ठीक है, और शासन में आपका गैर सरकारी संगठन भी आता है, आम जनता भी आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन आता है, तो उसमें आपको वहाँ पे लिखा रहेगा सरकार लिखी रहेगी, ठीक है, गैर सरकारी संगठन लिखा रहेगा, आम आदमी लिखा रहेगा, ठीक है, आम नागरिक लिखा रहेगा, या इनमें से कोई ऐसे ऑप्शन करके आता है। तो याद रखिए गैर सरकारी संगठन भी शासन व्यवस्था में आते हैं, शासन के अंतर्गत आते हैं। प्रकार में पहले राजशाही, कुलीन तंत्र, अभिजात तंत्र का शासन होता था, इतिहास के बच्चे सुने होंगे। और वर्तमान में लोकतंत्र शासन होता है, यानी ये यही पूछता है कि कौन सा शासन जनता की सहमति पर होता है, तो आप बताओगे लोकतंत्र का शासन होता है। और सुशासन का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शासन को बेटर बनाने के लिए होता है, और इसके विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं। सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शिता, ये 4 टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। सरल, नैतिक, जवाबदेही, उत्तरदायी और पारदर्शिता, 5 बिंदु हैं। 5 मैंने आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5 बिंदुओं का महत्व जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपने देखा कि सुशासन के आयाम, प्रशासन और आर्थिक और सामाजिक आयाम। ठीक है, अब इसे पूछ लेता है कि सरकार द्वारा लिया गया निर्णय जो है पारदर्शी होना चाहिए। सरकार द्वारा बनाई गई विधि, शासन व्यवस्था द्वारा बनाई गई विधि, कानून पारदर्शी होना चाहिए। ये सुशासन के किस आयाम के अंतर्गत आता है, तो आप बताओ कि प्रशासनिक आयाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, सरकार और निजी उद्यमों के बीच में आपस में सामंजस्य होना चाहिए, ये सुशासन के किस आयाम के अंतर्गत आता है, तो आप बताओगे आर्थिक आयाम के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से सामाजिक आयाम भी होता है कि एक आम आदमी की भी जो है सरकार की सहायता करनी चाहिए, योगदान करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। कि आप लोगों को समझ में आएगा ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें सुशासन के आयाम के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब इसके बाद अब हम लोग जो देखेंगे नीतियों के बारे में हम बात करेंगे। अब इसमें बात करेंगे लोकतांत्रिक शासन और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, हम इसमें देखेंगे कि शासन में सबसे बेहतरीन जो शासन व्यवस्था देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे जो मैंने टाइप डिवाइड किया था ना, ये कहाँ गया भाई, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो था, सॉरी ये रहा लोकतांत्रिक शासन। हम इससे हम बात करेंगे, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तमाम बिंदु इसमें बात करेंगे। ये लोकतंत्र क्या होता है,
हम इसको डिटेल से अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी बात कर लेते हैं लोकतंत्र का क्या होता है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक लोक प्लस तंत्र, ठीक है, लोक प्लस तंत्र। लोक का मतलब क्या होता है, लोक का मतलब होता है जनता, ठीक है, और तंत्र का मतलब क्या होता है, शासन, यानी इसका मतलब क्या होता है, जनता का शासन। और जनता इसमें क्या करती है, या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे जनता बहुत देश में होता है ना, शासन व्यवस्था को, सरकार को पब्लिक डायरेक्ट इलेक्ट करती है, सीधे जाके चुनती है, सीधे जाके पब्लिक डायरेक्ट जाके चुनती है, वो होता है डायरेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट, जैसे अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पे देश का जो राष्ट्रपति होता है उसको जनता डायरेक्ट जाकर चुनती है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से ना चुन करके जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, इस तरह से होता है। तो लोकतंत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, हम इनसे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सभी लोगों को नमस्कार।